गाइस माई सेल्फ जगदीश मानोदकर। आज हम पढ़ेंगे एलएलबी का थर्ड सेम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के ऊपर। अगर आप न्यू होंगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तो कंसेप्ट ऑफ द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मतलब क्या होता है? किशोरवयीन अपराध। अब किशोरवयीन अपराध सबसे पहले जुवेनाइल मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द जुवेनाइल? The definition of the juvenile is that the person or the child who not complete the age of 18 year or the child who is below the age of 18 year। ऐसा एक बच्चा जो 18 साल के नीचे का हो, 18 साल के नीचे का हो मतलब उसका बौद्धिक विकास होता नहीं है, बराबर है, उसका शारीरिक विकास होता नहीं, उसका शारीरिक बौद्धिक मानसिक विकास होता नहीं, तो ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे? जुवेनाइल बोलेंगे जो 18 साल के ऊपर नहीं है। तो कंसेप्ट ऑफ द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मीनिंग क्या है? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी रेफर्स टू अ क्रिमिनल और antisocial behavior committed by a person who is below the age of the prescribed by law for being treated as an adult criminal। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मतलब क्या होता है? एक कौन सा भी एक जो ये है लड़का है या कौन सी भी एक लड़की है जो एंटी सोशल और क्रिमिनल एक्ट करता है। कौन सा एक्ट करता है? एंटी सोशल और क्रिमिनल बिहेव करता है या एक्ट करता है। ओके, और जो एक्ट करता है बिलो द एज प्रिस्क्राइब बाय द लॉ फॉर बीइंग ट्रीटेड एज एन एडल्ट क्रिमिनल, by law for being treated as an adult criminal। So juvenile delinquency refers to a criminal or the antisocial behavior committed by the person who is below the age prescribed by the law for being treated as an adult criminal। एक ऐसा बच्चा या एक ऐसी बच्ची जो 18 साल के नीचे हो, लेकिन उसका जो बिहेवियर है या उसकी जो क्या बोलेंगे उसको वर्तणूक है या उसकी वागणूक है, ये क्रिमिनल के जैसी रहती है और ऐसा एक बंदे की जैसी रहती है कि जो एंटी सोशल है, मतलब जो असामाजिक या आपराधिक व्यवहार का या उसका जो बिहेवियर है, ऐसा एक लड़का जिसका क्रिमिनल बिहेवियर है या एंटी सोशल उसका बिहेवियर है। ओके, और जो एक्ट या जो एंटी सोशल और जो क्रिमिनल बिहेवियर वो करता है वो क्या बनाया गया है लॉ में? एज एन बैंड बाय द लॉ, मतलब उसके ऊपर कायदे ने क्या बनाई गई है? बंदी। अगर अडल्ट क्रिमिनल करता है तो वो भी अपराध समझा जाएगा, और जो 18 साल के नीचे का भी जो लड़का या लड़की कर रही है तो वो भी क्या समझा जाएगा? अपराध समझा जाएगा, बराबर है। लेकिन उसकी जो पनिशमेंट है वो अलग अलग होगी। 18 साल के नीचे की पनिशमेंट नहीं होंगे, उसको ट्रीट किया जाएगा बाल सुधार गृह में। लेकिन 18 साल के ऊपर का जो कुछ भी लड़का या लड़की है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? एफआईआर दाखिल होगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी, बराबर है। तो डेलिक्वेंसी मतलब क्या होता है? एक ऐसा बिहेवियर या ऐसा एक्ट जो 18 साल के नीचे का बच्चा करता हो और जिसके ऊपर कायदे ने क्या बनाई गई हो? बंदी बनाई गई हो, उसको एडल्ट क्रिमिनल के जैसे ही क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। ओके, इन सिंपल टर्म्स व्हेन अ चाइल्ड और द माइनर कमिट्स एन एक्ट which would be a crime if done by adult, it is called juvenile delinquency। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मतलब क्या होता है? जब कोई लड़का या जो कुछ भी लड़की when he or she must be minor commits an act which would be a crime if done by an adult, it is called an juvenile delinquency। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मतलब क्या होता है? एक ऐसा अपराध जो 18 साल के नीचे का लड़का करता हो या 18 साल के नीचे की लड़की करती हो। ओके, और जो एक्ट कैसा हो? क्रिमिनल हो, बराबर है। एक्ट मस्ट बी क्रिमिनल। ओके, एंड दिस एक्ट और दिस अलाइज और फाउंड टू बी कमिटेड एन ऑफेंस। और जो एक्ट वो करता है उसको कमिटेड किया गया है एज एन ऑफेंस इन अ लॉ और इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में उसको अपराध समझा जाता है।
ऐसा एक्ट 18 साल के नीचे का कोई भी लड़का या लड़की करता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल डिलिक्वेंसी बोलती है. ओके. Thus, anyone below the 18 years who commits an offense is treated under the juvenile justice law, not under the normal criminal law. अब अडल्ट के लिए क्या है? अडल्ट के लिए है नॉर्मल क्रिमिनल लॉ. ओके, मतलब जो 18 साल के ऊपर का जो लड़का है या लड़की है उसके लिए नॉर्मल क्रिमिनल लॉ, मतलब वो सर्वसमावेशक या सर्वसमावेशक क्रिमिनल लॉ उसको समझा जाएगा. और जो लड़का या लड़की जो 18 साल के नीचे का हो, मतलब उसको क्या बोलेंगे, जो जुवेनाइल हो, जो अल्पवयीन हो, तो इसको ट्रीट किया जाता है. कौन से अंदर ट्रीट किया जाता है? जुवेनाइल जस्टिस लॉ. ओके, कौन से इसके किया जाता है बोलो? जुवेनाइल जस्टिस लॉ. मतलब आपराधिक शिक्षा अलग अलग है. 18 साल के नीचे का लड़का या लड़की कोई भी एक्ट करता है, क्रिमिनल एक्ट, तो उसको जुवेनाइल ट्रीटेड हाउस में भेजा जाता है. या जो 18 साल के ऊपर का हो तो उसको नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में, मतलब उसको पनिशमेंट दी जाती है. बराबर है? 18 साल के नीचे का लड़का को जुवेनाइल जस्टिस लॉ और 18 साल के ऊपर को नॉर्मल क्रिमिनल लॉ रहता है, अलग अलग रहता है. उसके बाद में नेचर ऑफ द जुवेनाइल डिलिक्वेंसी. अब इसका जो नेचर है वो कैसा होता है? नेचर ऑफ द जुवेनाइल डिलिक्वेंसी का जो नेचर है वो कैसा रहता है? नेचर अलग रहता है. नेचर कैसा होता है? अलग अलग होता है. अब नेचर क्या होता है देखो, इट इंक्लूड्स एक्ट सच एज. अब इसके जो अपराध है, वो अपराध अगर कोई भी जुवेनाइल करता है, बराबर है, नीचे के जो अपराध है जो कोई भी जुवेनाइल करता है, तो उस एक्ट को क्या समझा जाएगा? क्रिमिनल एक्ट समझा जाएगा. लेकिन उसको जो पनिशमेंट है वो कैसी मिल जाएगी? जुवेनाइल जस्टिस लॉ से मिलेगी. मतलब उसको पहले सुधारा जाएगा, सुधार करने के बाद फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो जो क्राइम उसने किया उसका अपराध चढ़ेगा. समझ में आपको राहुल सर? एक सर समझ में आ रहा है क्या? हेलो हेलो. हाँ हाँ, विवेक सर समझते ना? ठीक है, ठीक है. यस सर. हाँ, इट इंक्लूड सजा ऑफेंस. अभी कौन से एक्ट अगर कोई भी जुवेनाइल करता है तो उसको क्रिमिनल समझा जाएगा या उसको क्रिमिनल एक्ट समझा जाएगा? सबसे पहले थेफ्ट. थेफ्ट म्हणजे चोरी. गुड इवनिंग रेयान भाई. तो अभी हम पढ़ रहे हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंसी एक्ट. तो कौन सा जो एक्ट है वो क्रिमिनल समझा जाएगा? अगर जुवेनाइल ने किया ये एक्ट तो उसको क्रिमिनल एक्ट समझा जाएगा. कौन सा? सबसे पहले क्या है? थेफ्ट और बर्गलरी. थेफ्ट म्हणजे चोरी और बर्गलरी मतलब दरोड़ा, बराबर, या 5-6 जन मिलके किया हुआ अटैक, दरोड़ा. दरोड़ा ही बोलेंगे उसको. हाँ, बर्गलरी. और उससे क्या करना, फिर उसकी प्रॉपर्टी लेके भागना. 10 या 10 के ऊपर बच्चे एक साथ आएंगे और एक पैसे या किसी का प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी हो वो लेके जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? थेफ्ट. तो बर्गलर किसको बोलते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी लेके जाना. 10 से ऊपर अगर कोई स्टूडेंट सॉरी अगर कोई लड़के होंगे तो ठीक है. उसके बाद असॉल्ट और वायलेंस. असॉल्ट म्हणजे हल्ला. असॉल्ट और व्हायलन्स, हिंसक हल्ला करणे. आता हल्ला आपण कशाने करू शकतो? चाकूने करू शकतो, कुऱ्हाडीने करू शकतो, दांड्याने करू शकतो, गोट्याने करू शकतो, कशाने पण. असॉल्ट किसको बोलेंगे? अगर हम कोई वेपन के साथ उसके ऊपर हल्ला करते हैं या उसके ऊपर जाते हैं उसको इंज्योर करने के इंटेंशन से, तो उसको बोलेंगे असॉल्ट. मैं किसी को गाली दे रहा हूं तो उसको असॉल्ट बोलेंगे क्या एक जी?
असॉल्ट की परिभाषा क्या है कि दूसरे के बॉडी को इंजरी करने के इंटेंशन से कोई वेपन लेके हम जाते हैं तो उसको बोलेंगे असॉल्ट। और जो असॉल्ट कैसा होना, वायलेंस होना, मतलब हिंसक होना, समझ में आया ना आपको, उसको बोलेंगे। तो अगर किसी लड़के ने या बच्चे ने ये एक्ट किया तो उसके ऊपर जुवेनाइल डिलीक्वेंसी तहत क्राइम होता है। उसके बाद में क्या होता है, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन के बाजू में बहुत से लड़के अल्कोहल एडिक्ट्स हैं। अल्कोहल एडिक्ट्स मतलब दारू पीना, नशा करना, बराबर है, ड्रग्स लेना, कोकेन, हीरोइन, कोई भी ड्रग्स लेता है तो उसको जुवेनाइल डिलीक्वेंसी बोला जाता है। उसके बाद में रनिंग अवे फ्रॉम द होम, घर से भाग जाना। जैसे लड़का लड़की एज में आते हैं, एज में आने के बाद उनका फिजिकल अट्रैक्शन होता है, उसके बाद फिर वो लड़के घर से भाग जाते हैं, शादी करते हैं, बराबर है। लेकिन वो शादी शादी समझी जाएगी क्या? हाँ, हेलो, जुवेनाइल की शादी शादी समझी जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ? ना, नो, राइट, शादी समझी नहीं जाएंगी। उसके ऊपर पॉक्सो का गुना लगेगा। अगर वो 18 साल के ऊपर होगा तो लड़का, सॉरी 21 साल के ऊपर का अगर होगा तो उसको उसके ऊपर पॉक्सो का गुना लगेगा जब लड़की 18 साल के नीचे होगी, ठीक है। अगर वो 18 साल के, सॉरी 21 साल के नीचे है और लड़की भी 18 साल के नीचे है तो उसको फिर पॉक्सो एक्ट नहीं लगेगा जब तक उसको बाल सुधार गृह में नहीं भेजेंगे और उसके ऊपर ट्रीट नहीं करेंगे। फिर वो 21 साल के ऊपर अगर होगा तो उसके ऊपर फिर पॉक्सो गुना लगता है, ठीक है। सो रनिंग अवे फ्रॉम दो, घर से भाग जाना। उसके बाद में ट्रुएंसी, नॉट अटेंडिंग द स्कूल। ट्रुएंसी का मीनिंग क्या होगा अभी मराठी में? नॉट अटेंडिंग द स्कूल, स्कूल में नहीं जाना, अटेंड नहीं करना। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो एग्जैक्ट मीनिंग देखो एक बार विवेक सर, ये शब्द जरा नया है, ट्रुएंसी। उसके बाद में गैंग रिलेटेड एक्टिविटी। विवेक सर ट्रुएंसी का मीनिंग देखो एक बार, गैंग रिलेटेड, Yes, sir. गैंग रिलेटेड एक्टिविटीज, गैंग रेप। जैसे कि गैंग रिलेटेड एक्टिविटी आपने ये देखा होगा, निर्भया हत्याकांड, निर्भया मर्डर केस दिल्ली, इसमें जो लड़की थी उस लड़की के ऊपर सभी जो क्रिमिनल थे, मतलब मोस्ट ऑफ द 80% जो क्रिमिनल थे वो जुवेनाइल थे, मतलब 18 साल के नीचे थे, सॉरी 21 साल के नीचे थे, सॉरी हाँ 18 साल के नीचे थे। तो उसमें निर्भया हत्याकांड में जो एक्ट बना, मतलब 18 साल के नीचे मतलब वो अडल्ट नहीं है, 18 साल के ऊपर है मतलब वो अडल्ट है। शादी की उम्र 21 है लेकिन अडल्ट या सिटीजन, बराबर है, सिटीजन बनने की जो उम्र है वो क्या है, 18 साल। तो 18 साल के नीचे अगर किसी व्यक्ति ने गैंग रेप किया या किसी व्यक्ति ने गैंग मर्डर किया या गैंग से Truancy मतलब तुच्छता। तुच्छ था, उसका दूसरा मीनिंग देखो एक बार क्या होगा, तो सेकंड मीनिंग। उसके बाद अगर गैंग में मिलके किडनैपिंग किया, फायरिंग किया एक दूसरे के ऊपर, तो वो एक्ट जो है वो लीगल, सॉरी जुवेनाइल डिलीक्वेंसी में समझा जाएगा, बराबर है। और जब उसको ट्रीट करेंगे जुवेनाइल ट्रीट होम में तो उसके ऊपर फिर क्या होगा, वो केस लगेगा। हाँ बोलो। उडानपणा अनिवार्य शिक्षण। हा, तर इथं काय होणार मग, उडानपणा, इथं काय होईल, उडानपणा म्हणजे उडानपणा करणं, शाळेत न जाणं, घरी बसणं, शाळेच्या नावानं जाणं आणि मग बाहेरच मग काय करणं, मित्रांसोबत दारू पिणं, ड्रग्स ऍडिक्ट करणं, वाईट कामं करणं, ठीक है, त्याला काय म्हणायचं, ट्रुएंसी, ओके। तो गैंग रिलेटेड एक्टिविटीज मतलब आपको मालूम है 18 साल के नीचे का जो कुछ भी निर्भया हत्याकांड में जो लड़के थे तो उसको फांसी नहीं हुई, हालांकि उसने जो एक्ट किया वो क्रिमिनल है, 18 साल के ऊपर के एक्ट किया उसने, लेकिन उसका एज कम था, 17 साल तक का एक लड़का था उसमें, तो उसको फिर ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद फिर उसको 18 साल के बाद 20-21 साल तक उसको ट्रीट किया, उसके बाद फिर उसके ऊपर केस शामिल हुआ और फिर उसको फांसी हो गई, समझ में ना। तो अल्पवयीन लड़का या लड़की को हम फांसी दे नहीं सकते हैं, ओके, हम शिक्षा नहीं कर सकते अगर उसने एक्ट जो अडल्ट के जैसे किया फिर भी।
फिर ये जोवेनाइल डेलिकेंसी एक्ट बना। उसके बाद में दिस एक्ट्स में रेंज फ्रॉम माइनर बिहेवियर टू द सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो ये एक्ट्स में क्या होता है, ये जो एक्ट्स में रेंज, इस एक्ट्स में ये जो एक्ट्स है वो कौन से रेंज से होता है, माइनर बिहेवियर मिसबिहेवियर टू द सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। मतलब कोई भी अगर छोटा मिसबिहेवियर अगर हुआ, अब सॉरी दिस एक्ट्स में रेंज फ्रॉम द माइनर बिहेवियर टू द सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस मतलब क्या होगा। फॉर एग्जांपल देखो, कोई लड़का किसी लड़की को कॉलेज जाते हुए छेड़ता है, तो छेड़ना क्या होगा, माइनर बिहेवियर होगा। लेकिन वही जो एक्ट है वो आगे चल के क्या हो सकता है, गैंग रेप भी हो सकता है, बराबर है। तो इसकी जो रेंज है वो कहां से होती है, माइनर बिहेवियर टू द सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। मतलब अगर माइनर बिहेवियर में अगर उसको हमने रोका वो जुवेनाइल को, तो वो आगे चल के जुवेनाइल डेलिकेंसी बन सकता है क्या। हेलो। नहीं। नहीं। वेरी गुड। अगर लड़का 18 साल के नीचे का है, लड़की भी 18 साल के नीचे के, दोनों भी कॉलेज में जाते हैं, लेकिन कॉलेज में जाके वो क्या करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, फिर वो दोनों भी भाग के चले जाते हैं। अगर पिताजी ने या उसके लड़की के माँ ने या लड़के के पिताजी ने, दोनों भी लड़के पिताजी ने अगर समझदारी या ध्यान दिया होता, तो ये लड़का या लड़की भाग के जाके शादी नहीं करते थे, बराबर है। मतलब इसका जो रेंज होता है वो माइनर बिहेवियर टू द सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस होता है। कोई भी जो एक्ट है वो एक्ट को उसी वक्त या उसी टाइम में क्या किया जाता है, उसके ऊपर ट्रीट किया, तो वो एक्ट या उसका जो कृत्य है वो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस में नहीं होता है। इसका एक मीनिंग है। ओके। जैसे कि आपको मालूम है, लड़कियां जाती हैं, तो लड़कियां जाते वक्त कोई भी लड़के कॉलेज के या उसी क्लास के लड़के उसको छेड़ते। 17 साल के लड़का है, 17 साल की लड़की है या 16 साल की लड़की, उसको छेड़ता है, टोंटिंग मारता है। अगर वो एक्ट उसी वक्त अगर रोका जाता था तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती थी। फिर वो 17 साल का लड़का 16-17 साल की लड़की मिलके 10-15 जन के उसको उठाते और उसके ऊपर उसका फॉर एग्जाम्पल रेप करते हैं। तो ये जो एक्ट है वो कैसे होगा, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हो गया। लेकिन उसके ऊपर अगर माइनर बिहेवियर के ऊपर अगर हमने कुछ एक्ट किया होता, उसकी माँ ने, बाप ने, या लड़की के पिताजी या लड़के ने करना था, लड़के ने अगर बताता, लड़की अगर बता सकती थी, तो वो एक्ट सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम वहां रोक सकते हैं। उसके बाद में कॉजेस ऑफ जुवेनाइल डेलिकेंसी, क्या कॉज होगा इसका, कॉजेस, कारण क्या होंगे बताओ। Causes why this juvenile delinquency increases in day by day। उसका जो ये है वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले। Why this juvenile delinquency increases day by day? First, फैमिली प्रॉब्लम्स। हर एक में फैमिली प्रॉब्लम है, कोई गरीब है, कोई अनपढ़ है। ओके। ब्रोकन होम्स, लैक ऑफ द पैटर्नल केयर एंड डोमेस्टिक वायलेंस। ब्रोकन होम मतलब घर टूटा हुआ। घर टूटा हुआ मतलब मम्मी और पिताजी में डाइवोर्स है, डाइवोर्स होने के बाद दो अलग अलग रहते हैं, तो वो लड़के के ऊपर क्या होता है, उसका असर होता है। असर होने के बाद वो उसके माइंड क्या होता है, क्रिमिनल बन जाता है। पिताजी अगर दारू पीते हैं, अगर वो लड़का पिताजी के कस्टडी में है, दारू पीते पिताजी, तो वो भी क्या करेगा, आगे चल के दारू पिएगा। मतलब माँ बाप लड़का या लड़की को होना बहुत जरूरी है। ठीक है, माँ नहीं है तो भी क्रिमिनल, बाप नहीं रहे तो भी क्रिमिनल, दोनों नहीं रहे तो और क्रिमिनल, और दोनों रहे तो भी क्रिमिनल है, लेकिन दोनों का ध्यान अगर रहा तो क्रिमिनल नहीं बन सकता है। समझ में है ना। उसके बाद में क्या है, लैक ऑफ पैटर्नल केयर, माँ बाप का ध्यान नहीं होना अपने बच्चे के ऊपर। ओके। कॉजेज ऑफ द जुवेनाइल डेलिकेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लिखो। इसके रीजन है 7।
फर्स्ट क्या है, फैमिली प्रॉब्लम। हर एक के घर पे फैमिली प्रॉब्लम है। किसी का घर टूटा हुआ है, कोई लैक ऑफ पेरेंट पैटर्नल केयर, जिसके ऊपर माँ या बाप का साया नहीं है, या माँ बाप का दोनों का भी साया नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस है ना। दारू, पिताजी दारू पी के दो रोज माँ को मारते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, लड़की के मन के ऊपर असर होता है, वो भी आगे चल के क्रिमिनल बन जाता है, खूंखार बन जाता है। जैसे कि साइको किलर देखा होगा ना आपने, एक लड़का, ऐसे बहुत से साउथ पिक्चर में क्या होता है, घर घर का वातावरण खराब होता है, उसके कारण वो लड़का साइको किलर बन जाता है, एक एक को मारता है, क्योंकि उसके ऊपर ही वैसे संस्कार पड़े हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, खूंखार ही बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी मतलब गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट आवाज येत नाही कुठे आता बेरोजगार। फक्त क्लास ऐकेपर्यंत पाहिजे नाही. पाहिजे म्हणजे पाहिजे चुकून दे बरं. बरं. क्लास ऐकेपर्यंत काय चालू आहे? हाँ। एक सर, किसका आवाज था, राहुल सर, तुम्हारा माइक बंद करो सर, आपका माइक बंद करो। ओके। हाँ, दूसरा कारण क्या है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी मतलब गरीबी एंड अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे बेरोजगार। इकोनॉमिक स्ट्रेस लीडिंग टू द क्राइम। घर में अगर कमाता इंसान एक हो और खाना वाले अगर ज्यादा हो, तो इसके ऊपर लड़के के या लड़की के ऊपर भी इसका असर होता है। कैसे, पिताजी अकेले हैं, 10 लड़के हैं, अकेला आदमी हर एक का पेट नहीं भर सकता, तो फिर पेट भरने के लिए ये जो लड़की क्या करती, फिर कोई भीख मांगता है, कोई दारू बेचता है, कोई ड्रग बेचता है, या जो कुछ भी एक्ट है जो इलीगल है वो काम करते हैं, किसके लिए, पेट भरने के लिए, बराबर है। तो इकोनॉमिक स्ट्रेस बहुत कारणीभूत है इस प्रकार के लिए। उसके बाद क्या है, बैड कंपनी, ओके, और पीयर प्रेशर। बैड कंपनी, संगत, गंदे लोगों की संगत। जैसे कि कोई लड़का अगर दारू पीता है, तो अपना लड़का भी क्या करेगा, उसके साथ दारू पिएगा। कोई लड़का अगर पूड़ा खाता है या गुटखा खाता है या कुछ भी जो है वो घोटा, मालूम है ना आपको, ऐसे चीजें खाता है, तो अपना लड़का भी क्या हो जाएगा, उसके अनुसार हो जाएगा। एंटी सोशल फ्रेंड्स, सॉरी, इकोनॉमिक कौन सा है, हाँ, बियर प्रेशर, इन्फ्लुएंस ऑफ द एंटी सोशल फ्रेंड्स। इन्फ्लुएंस ऑफ द एंटी सोशल, आपने पिक्चर देखा क्या, वो पिक्चर है अपना मुर्शी पैटर्न। तो उस मुर्शी पैटर्न में जो बड़ा ये रहता है गुंडा, तो उसका अनुकरण कौन करता है, छोटे बच्चे करते हैं, जो 18 साल के, 17 साल के। अगर 30-35 साल का अगर आदमी, बराबर है, वो गुंडा है और उसकी दहशत है, उसको सब लोग डरते हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस बच्चे पे गिरता है, छोटे छोटे, और वो भी क्या करते हैं, फिर उसके अनुसार एक्ट करते हैं। समझ में ना। सो इन्फ्लुएंस ऑफ द एंटी सोशल फ्रेंड्स, अगर ऐसे लोग होंगे जो क्रिमिनल है, उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर होता है और वो बच्चे भी वैसे ही करते हैं। ओके, उसके बाद में क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का अभाव, पढ़ाई का अभाव, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब अनपढ़ है, तो सब ये लड़के भी क्या बनेंगे, अनपढ़ ही बनेंगे, क्रिमिनल बनेंगे। घर में अगर सब पढ़े लिखे है तो कोई भी क्रिमिनल नहीं बनेगा। ओके, और पांचवा क्या है अभी, सॉरी, पांचवा क्या है, फिफ्थ इज, सॉरी, लैक ऑफ एजुकेशन में देखो पॉइंट क्या है, इग्नोरेंस एंड अब्सेंस ऑफ मोरल गाइडेंस। मोरल गाइडेंस मतलब नैतिक शिक्षण या नैतिक मार्गदर्शन अगर नहीं मिला, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, फिर क्रिमिनल हो जाते हैं। जैसे कि इग्नोरेंस एंड अब्सेंस ऑफ मोरल गाइडेंस मतलब क्या, किसी भी धर्म में ऐसा बोला नहीं है कि किसी भी लड़की को आप छेड़ो या किसी की लड़की की तरफ गंदे नजर से देखो। कोई भी धर्म नहीं बोला। सभी जो धर्म है वो बोलते हैं कि आप पराई स्त्री की क्या करो, इज्जत करो, पराई स्त्री को भगवान मानो, पराई स्त्री को देवी समान मानो, सभी धर्म में लिखा है, बराबर है। अगर ये मोरल गाइडेंस अगर बच्चे को मिला, अच्छा ट्रीटमेंट मिला, अच्छा उसको संस्कार मिला,
तो वो लड़का या लड़की क्रिमिनल एक्ट कर सकता है कि किसी लड़की को सॉरी लड़की को छेड़ सकता है कि कोई भी लड़का? नहीं, क्योंकि उसको क्या मिला है? मोरल गाइडेंस, मतलब उसको अच्छे संस्कार मिले, बराबर है। तो लैक ऑफ एजुकेशन मतलब आपका लड़का ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, बीए होता है, एलएलबी होता है, एमएससी होता है, लेकिन उसको मोरल गाइडेंस ही नहीं मिला, अच्छे संस्कार ही नहीं मिले उसके ऊपर। ग्रेजुएट होके भी वो लड़की को छेड़ता है या उसको परेशान करता है, मतलब उसको मोरल गाइडेंस नहीं है, उसको अच्छे संस्कार नहीं है। तो मोरल गाइडेंस, अच्छे संस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या है? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, स्लम लाइफ, लैक ऑफ द सुपरविजन। शहरी भागों में नहीं रहना, शहरी भागों में आप रहोगे तो आपका विकास होगा। बाबा साहेब आंबेडकर बोलते थे चलो शहर के ऊपर, चलो शहर के तरफ, शहरात चला, असे बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे. का म्हणायचे? कारण शहरामध्ये जातीवाद नसतो, शहरामध्ये रोजगार मिळतो, शहरामध्ये आपल्याला रिकामे कामं करता येत नाही, जसं की दारू पिणे, बरोबर आहे, भांडणं करणे, मारामारी करणे, असे लोक आपल्याला शहरामध्ये भेटत नाही. कारण शहरामध्ये सगळे लोक काय असतात? बिझी असतात आपल्या कामात, बरोबर आहे. म्हणून पाचवं कारण आहे अर्बनायझेशन, शहरीकरण, स्लम लाईफ, लॅक ऑफ सुपरविजन. झोपडपट्टीत राहणं, लॅक ऑफ द सुपरविजन म्हणजे ज्या गोष्टी तुम्हाला पाहिजेत, सुख वस्तू, त्या तुम्हाला नसणं. जसं की आता तुम्हाला जर मोबाईल जर दिला, तुम्ही काय करसाल? मोबाईलचा वापर करून तुमचं आयुष्य चांगलं करसाल, म्हणजे रोजगार येणार आहे, बरोबर आहे, म्हणजे तुमचे कामं पटपट होतील. मोबाईल नसल्यावर काय होणार आहे? तुम्ही कामं करू शकत ना, बरोबर आहे. त्याचबरोबर जर तुम्हाला एखाद्या कंपनीमध्ये चांगल्या याच्यावर पोस्ट दिलं, काम केलं, तर तुम्ही तुमचं जे अर्बनायझेशन आहे, सॉरी तुमचं जे स्टाईल आहे ती काय होती? बदलते. पण तुमचं जर खेड्यात जर असाल तर तुमचं सुपरविजन बदलणार का? नाही. तुमचं आयुष्य बदलणार का? नाही. म्हणजे शहरामध्ये गेल्यावर तुम्हाला रोजगार मिळतो, पैसा मिळतो, सगळ्या गोष्टी मिळतात. म्हणून शहराकडे चला, शहराकडे न जाणं, स्लम लाईफ मध्ये राहणं, लॅक ऑफ सुपरविजन असल्यामुळं ज्युवेनाइल डेलिक्वेंसी झालेली आहे. उसके बाद क्या है छठा? सॉरी, मीडिया इन्फ्लुएंस. मीडिया इन्फ्लुएंस मतलब प्रसार माध्यम का अभाव, एक्सपोजर टू वायलेंस एंड क्राइम. एक्सपोजर टू वायलेंस एंड क्राइम, जो मीडिया है, जो पत्रकारिता है, तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है या बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा होता है किसमें? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कम करने में. क्योंकि एक्सपोजर टू द वायलेंस एंड क्राइम, ये क्या करते? कोई भी व्यक्ति ने या कोई भी लड़का, आदमी ने या औरत ने क्या किया? कुछ क्रिमिनल एक्ट किया, तो ये एक्ट को क्या करते? फिर वो एक्सपोजर करते, मतलब उसको बाहर एक्सपोज करते, लोगों में लाते. अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? क्राइम बढ़ते जाएगा. क्राइम बढ़ा तो फिर बच्चे भी क्रिमिनल बनेंगे, बराबर है. तो ऐसा ज्यादातर जो मीडिया है वो करते नहीं है, क्योंकि मीडिया इन्फ्लुएंस, मीडिया सिर्फ क्या देखती है? पैसा देखती है, या सोशल मीडिया देखती है, सॉरी अपना जो इनकम सोर्स देखती है. हमारे समाज में भी ऐसे कुछ घटक है जो क्रिमिनल बनते जा रहे थे, इसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते. इसके कारण क्रिमिनल इंजेंसी डेलिक्वेंसी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है. उसके बाद में साइकोलॉजिकल फैक्टर. साइकोलॉजिकल फैक्टर, मानसिक सॉरी मानसशास्त्र भी बहुत जरूरी है. इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड मेंटल डिसऑर्डर. इमोशनल इंस्टेबिलिटी मतलब जो लड़का या लड़की बचपन से ही इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, मतलब वो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा दुख भरा रहता है. जिसके कोई भी लड़का या लड़की जिसको माँ का प्यार नहीं मिलता, बाप का प्यार नहीं मिलता, बचपन से ही उसको ताने मारते लोग, है ना, शराबाई का लड़का है या बिना बाप का लड़का है, या ऐसे. देखो, आपने मुर्गी देखी? मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे लेती है. जो मुर्गा है वो मुर्गी को प्रोटेक्शन करता है, समझ में है ना.
जो मुर्गा रहता है वो मुर्गी को प्रोटेक्शन करता है। मुर्गी किसको प्रोटेक्शन करती है? अपने बच्चे को करती है। अगर एक बार समझ लिए मुर्गा गायब हो गया, मुर्गी गायब हो गई और बच्चे एकदम घूम रहे इधर उधर, तो क्या होगा? कोई भी जो बड़ा पक्षी है वो क्या करेगा? उस बच्चे को उठा लेगा, खा लेगा। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर माँ बाप अगर बच्चे को नहीं मिले तो लोग बच्चे को खराब करते हैं, या लोग बच्चे को गंदी आदत में डालते हैं, लोग बच्चे को बुरे नजर से देखते हैं, मारते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। समझ में? माँ बाप अगर नहीं रहे तो फिर बच्चे को कोई भी जो संस्कार है या उसको जो अच्छा जो बिहेवियर वो मिलता नहीं। इसके लिए इसके कारण वो क्या हो जाता है? इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो जाता है। वो बचपन से ही दुखी दुखी होता है। उसके बाद में मेंटल डिसऑर्डर, कुछ कुछ बच्चे पागल भी बन जाते हैं। घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, और फिर वो क्या हो जाते हैं? नैरो माइंडेड हो जाते हैं। उसके दिमाग में वही रहता है, तो इसके कारण वो मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है। उसके बाद में देखो अभी लीगल अप्रोच, तो ये घटनाएं नहीं हो इसलिए हमको क्या लेना है? लीगल अप्रोच, मतलब कायदे का सहारा लेना है। किसका लेना है? कायदे का सहारा लेना है। तो कायदे का सहारा अगर लिया तो ये जो केसेस हैं जुवेनाइल डेलिकेंसी के, ये क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब देखो लीगल अप्रोच हो जाता 5 मिनट 10 मिनट में। sorry, juvenile offenders are not punished like adults. The focus is on the reformation and the rehabilitation, not a retribution. The Juvenile Justice Board (JCB) conducts inquiry and decides suitable measure like. तो जुवेनाइल अप्रोच मतलब क्या है? कोई भी अगर जुवेनाइल एक्ट करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है क्या? यस और नॉट? बोलिए, मिलती है क्या विवेक सर? सांगा खर्चे सर. नाही सर. नाही मिळत, कारण त्याचं जो त्याची मानसिकता अडल्ट नाही आहे, किंवा तो 18 वर्षाच्या खालील आहे, असल्यामुळे त्याला पनिशमेंट होणार नाही अडल्टच्या सारखी. मग काय होणार? द फोकस इज ऑन, मग त्याचं काय होणार? रिफॉर्मेशन होणार, रिहॅबिलिटेशन होणार आणि रिट्रीब्युशन होणार. रिफॉर्मेशन त्याला त्याच्यामध्ये सुधारणा होईल, पूर्णच सुधारणा करावं लागेल. रिहॅबिलिटेशन करावं लागेल, त्याचं काय म्हणतात त्याला, पुनर्विकास करावा लागेल. बरोबर आहे. रिहॅबिलिटेशन पुनर्वसन करावं लागेल, आणि रिट्रीब्युशन आणि त्याला सुधारावं लागेल. बरोबर आहे. त्याचा पुनर्विकास, त्याची रिफॉर्मेशन, पुनर्बांधणी करावं लागेल, त्याच्यामध्ये सुधारणा करावं लागेल. आणि मग तो जो सुधारलेला आहे तो युवक 18 वर्षाच्या वरचा तो जर समाजामध्ये आला तर तो मग काय करणार? चांगले कृत्य करणार. बरोबर है. अगर कोई भी बलात्कारी 18 साल के नीचे का 17 साल का लड़का अगर इसमें आया बाल सुधार गृह में, अगर वो उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं हुई अच्छी, अगर वो 5 साल के बाद छोटा तो फिर से रेप करेगा, तो इसके लिए उसको क्या करो? रिहैबिलिटेट करो, रिफॉर्म करो, रिट्रीब्यूट करो, और फिर उसको समाज में लाओ ताकि वो अगला काम अच्छा करेगा. इसके ऊपर फोकस रहता है. तो जेसीबी जो है, जेसीबी मतलब क्या होता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जेजीबी, सॉरी. क्या होता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. और इसके ऊपर क्या होता है? फिर 3 प्रकार की ये होता है. पहले होता है रिफॉर्मेशन, मतलब सुधारना, सुधार, बाल सुधार. उसके बाद में क्या होता है? रिहैबिलिटेशन, उसका पुनर्वसन करना, उसको रहने के लिए घर देना, उसका रहने की खाने पीने की व्यवस्था करना. उसके बाद में क्या होता है? रिट्रीब्यूशन, ट्रीट म्हणजे उसको सिखाना, रिट्रेट मतलब उसको अच्छे शिक्षण देना. बराबर है. ये तीन चीजें क्या होना बहुत जरूरी है. और जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है ये क्या करेगा? अभी इंक्वायरी करेगा, डिसाइड द सुटेबल मेजर. तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कंडक्ट्स इंक्वायरी एंड डिसाइड सुटेबल मेजर. लाइक कोई भी लड़का है अगर उसने कुछ भी अलग गलत एक्ट किया, जैसे कि मर्डर किया, तो फिर उसको जेसीबी बोर्ड में केस डालेंगे. किसमें डालेंगे? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस, सॉरी जेजीबी में डालेंगे, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में. और उसके बाद कंडक्ट्स इंक्वायरी एंड डिसाइड सुटेबल मेजर. लाइक तो इसके बाद फिर क्या होगा? नीचे की घटनाएं होंगी. कोर्ट क्या बोलेगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या बोलेगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बोलेगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो बोलेगा वो क्या बोलेगा
कि हाँ इसने गुनाह तो किया, लेकिन इसका जो गुनाह है वो अडल्ट के अनुसार नहीं है, क्योंकि ये क्या है, जुवेनाइल है। तो इसको फिर क्या करो तुम, सबसे पहले काउंसलिंग करो। काउंसलिंग मतलब सलाह, मतलब सॉरी, काउंसलिंग, काउंसल करना उसको, क्या बोलेंगे हम उसको, काउंसलिंग को मराठी में समुपदेश करना, समुपदेश, उपदेशन। हाँ, समुपदेशन करना, प्रोबेशन करना, कम्युनिटी सर्विसेज, जो सामाजिक जो सेवाएं है वो उसको देना। जैसे कि कोई अगर बलात्कारी है तो उसको समाज क्या करता है, फिर गंदी नजर से देखता है या बुरे नजर से देखता है, या उसको खून करने के इरादे देखता है। अगर कोई लड़का या लड़की मर्डर करता है, मर्डर करने के बाद, मर्डर करते हुए वो 17 साल का है, लेकिन वो कोर्ट में गया, फिर उसको ट्रीट हुआ, ट्रीट होने के बाद फिर वो जेल से छूटा, अगर 5 साल के बाद अगर छूटा, तो उसको कम्युनिटी सर्विसेज मतलब सामाजिक सेवाएं उसको मिलनी चाहिए। जैसे कि मान पान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, है ना, लोगों के साथ उनके संपर्क अच्छे होने चाहिए, सभी चीजें क्या होनी चाहिए उसको मिलने चाहिए। अगर ये सभी चीजें नहीं मिली तो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर से क्रिमिनल बनेगा, बराबर है। उसके बाद में सेंडिंग टू स्पेशल होम्स और ऑब्जर्वेशन होम्स। सेंडिंग टू स्पेशल मतलब कुछ ऐसे बाल सुधार गृह है, कुछ ऐसे गृह है, सर्विसेज, सर्विस सॉरी स्पेशल होम्स, कुछ ऐसे ठराविक ऐसे घर रहते हैं या गृह रहते हैं जिसमें उनको क्या करना है, भेजना है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा, ओके। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस, क्या उद्देश्य है इसका। ये जुवेनाइल जस्टिस जो सिस्टम है, जुवेनाइल जस्टिस जो सिस्टम बनाई है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो बनाई, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या इसकी उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य क्या है, रिफॉर्म एंड रिहेबिलिट यंग ऑफेंडर। जो यंग ऑफेंडर है, जो तरुण जो लोग है, उसको क्या करना है, ट्रीट करना अच्छे से, रिफॉर्म करना उसको, रिफॉर्म करना एंड रिहेबिलिट करना, उसका पुनर्वसन करना। मतलब बाल सुधार गृह को क्या करना, सुधारना करो, उसको पुनर्विकास करो, उसको पुनर्वसन करो, उसको रहने के लिए घर, रहने के लिए जगह दो, ओके। ये सेकंड पॉइंट। उसके बाद प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड डिग्निटी, उसके जो अधिकार है, प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड डिग्निटी, उसके जो अधिकार है, किसके, जुवेनाइल के, इसके अधिकार को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, उसके अधिकार और मान सम्मान को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, संरक्षण करना। उसके बाद में क्या, प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम्स। अगर जो लड़का है या लड़की है, उसको अगर हमने उसको रिहेबिलिट किया, उसको रिफॉर्म किया, उसको अधिकार दिए, उसको अधिकार का संरक्षण किया, तो उसके बाद क्या होगा, फिर भविष्य में जो होने वाले क्राइम है वो क्या हो जाएंगे, फिर कम होते जाएंगे। और नेक्स्ट क्या है, सॉरी, रेंट्रीगेट देम इनटू सोसाइटी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और उसको फिर क्या, कहाँ पे हम ये करेंगे, उसको फिर समाज में लाएंगे। समाज में लाने के बाद समाज क्या करेगा, उसको फिर प्यार देगा, इज्जत देगा, है ना। सो रिग्रेट देम इनटू सोसाइटी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और उसको फिर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या एक जवाबदार व्यक्ति, ये जवाबदार व्यक्ति करके क्या बोला जाएगा, उसको समझा जाएगा, ओके। तो ये बहुत जरूरी है। ये क्या हो गया उसके ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इंपोर्टेंट लीगल प्रोविजन। अब किस आधार पर, किस आधार, किसका, कौन से कायदेशीर इसका हमको क्या करना है, आधार लेना है, या कौन से कायदे का हमको इसमें आधार लेना है। सबसे पहले देखो, फर्स्ट, इंडिया में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2005। हाँ, पहला कौन सा है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। कौन सा,
2015। तो इस लीगल प्रोविजन का हमको सहारा लेना है। कौन सा? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015। उसके बाद में आर्टिकल 15/3 ये यूज करना है। इसमें क्या लिखा है? परमिट स्पेशल लॉज फॉर चिल्ड्रन। कुछ ऐसे लॉज है, कुछ ऐसे नियम है जो बच्चे के लिए क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। ओके, परमिट्स लॉज फॉर स्पेशल फॉर चिल्ड्रन। तो ऐसे कुछ लॉ है जो चिल्ड्रन के लिए क्या किए जाते हैं, परमिट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। उसके बाद में क्या है? आर्टिकल 39E एंड एफ। अब ये क्या है? 39E/F। सॉरी, 39/E and F direct state to protect children from abuse and moral degradation। तो ये क्या किया जाता है? डायरेक्ट किए जाते हैं। किसकी तरफ से? स्टेट की तरफ से उसको डायरेक्ट किया जाता है। और प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द अब्यूज एंड मोरल, और अब्यूज एंड मोरल, अब्यूज से और मोरल से उसको क्या करना? डायरेक्ट करना। ये क्या होगा? 39E/F का। उसके बाद क्या है टॉपिक? यूएन कन्वर्शन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन 1989। यूएन कन्वर्शन, नेक्स्ट टॉपिक, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। कौन सा एक्ट है? 1989। कौन सा एक्ट है? 1989 का ये एक्ट है जिसमें डायरेक्ट स्टेट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द अब्यूज एंड द मोरल डिग्रेडेशन। तो इसको डायरेक्ट किया जाता है किस लिए? किस? चिल्ड्रन के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, अब्यूज से बचने के लिए, मिसयूज करने के लिए, एंड मोरल डिग्रेडेशन। तो क्या होना चाहिए? मोरल डिग्रेडेशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? और अभी इसका कंक्लूजन क्या है? क्या कंक्लूजन इसका इससे हमने क्या सीखा, क्या तर्क निकला, या क्या हमने इसमें कंक्लूजन किया? जुवेनाइल डेलिकेंसी इज नॉट जस्ट अ लीगल इशू बट अ सोशल प्रॉब्लम। तो जुवेनाइल जो डेलिकेंसी है, सो जुवेनाइल डेलिकेंसी जो है इज नॉट अ लीगल इशू बट अ सोशल रिफॉर्म। ये लीगल इशू नहीं है, बट इट इज अ सोशल रिफॉर्म। ये क्या है? सोशल रिफॉर्म है, मतलब सामाजिक बदल है, या सामाजिक जो प्रॉब्लम है वो ये है। ओके, नेक्स्ट क्या? जुवेनाइल डेलिकेंसी क्या है? लीगल इशू बट इट इज अ सोशल प्रॉब्लम। ये क्या? एक प्रकार का सोशल प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्या है? देखो, आर्टिकल 15/3। अब आर्टिकल 15/3 क्या है? परमिट्स द स्पेशल लॉज फॉर चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे, तो स्पेशल छोटे बच्चे के लिए क्या करा है? ये स्पेशल लॉज फॉर चिल्ड्रन बनाए गए। स्पेशल लॉ फॉर चिल्ड्रन बनाए गए। ओके, नेक्स्ट, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो बच्चों के राइट्स के ऊपर, बच्चों के चाइल्ड के ऊपर क्या बनाया गया है? एक यूएन कन्वेंशन बनाया गया है जिसमें इंडिया इज सिग्नेटरी, जिसमें जो इंडिया है वो क्या बनाया गया है? सिग्नेटरी बनाए गए। ओके, नेक्स्ट, सॉरी, नीचे का पॉइंट है वो। जुवेनाइल डेलिकेंसी इज नॉट जस्ट लीगल इशू बट अ सोशल प्रॉब्लम। इट्स सॉल्यूशन लाइज इन एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट, मोरल ट्रेनिंग एंड इफेक्टिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स रादर देन द पनिशमेंट। तो एक जुवेनाइल डेलिकेंसी जो है ये क्या है? एक प्रकार का लीगल इशू है। ओके,
क्या क्या एक प्रकार का एक लीगल इशू है। So it is one kind of the legal delinquency. Yes, juvenile delinquency is not just legal issue but a social reform. ये एक प्रकार का इशू नहीं है, एक प्रकार का इशू नहीं है, बट इट इज अ सोशल प्रॉब्लम। एक प्रकार की क्या है, एक सामाजिक ऐसी समस्या है। ओके, सोशल रिफॉर्म। इट्स सॉल्यूशन लाइज इन एजुकेशन। उसका जो सॉल्यूशन है वो लाइज किया जाता है कहाँ पे? जुवेनाइल डेलिकेंसी इज नॉट अ लीगल इशू बट अ सोशल प्रॉब्लम। एक प्रकार की सामाजिक ये समस्या है, ये सिर्फ लीगल इशू नहीं। इट्स सॉल्यूशन लाइज इन एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट, मोरल ट्रेनिंग एंड इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम रादर देन द पनिशमेंट। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो लाइज होता है कहाँ पे? एजुकेशन में, फैमिली सपोर्ट में, मोरल ट्रेनिंग में एंड इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन में प्रोग्राम रादर देन द पनिशमेंट। पनिशमेंट देने से पहले, मतलब शिक्षा देने के पहले ये अगर हमने ये किया तो फिर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जुवेनाइल डेलिकेंसी का चार्ज लगेगा। ओके, तो इस प्रकार के जुवेनाइल डेलिकेंसी ये टॉपिक होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर तो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।